गुड मॉर्निंग फोर्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों कैसे हैं आप? वेरी गुड। तो बच्चों आज हम फोर्थ क्लास लेंगे और ये देखिए बच्चों, ये आपकी टेक्स्ट बुक है। यहाँ देखिए, जीवनदीप की सुलभ हिंदी रीडर। ये एक टेक्स्ट बुक है बच्चों आपके पढ़ाई के लिए, और एक दूसरी बुक है यहाँ देखिए, और एक आपकी पाठ्य पुस्तक है, टेक्स्ट बुक है। ये है रिमझिम। रिमझिम चौथी कक्षा के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो बच्चों अभी हमें क्या करना है, घर बैठे बैठे बहुत सारा अभ्यास करना है, क्योंकि हमारे पास दो दो टेक्स्ट बुक है और दो दो टेक्स्ट बुक का सिलेबस हमें अभ्यास करने के लिए है। तो बच्चों ये जो हमारी सुलभ हिंदी रीडर है ना, इसमें से छोटे छोटे पाठ है, इसमें छोटी छोटी कविताएं हैं और कहानी है। तो ये हमें पढ़ने के लिए होगी और इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको घर पर लिखने के लिए कहूँगी। जब मैं आपको हिंदी का पाठ पढ़ाऊँगी तो आप मन लगाकर ये पढ़ना है और इसके प्रश्न उत्तर आपको घर पर लिखना है। इसके प्रश्न उत्तर बहुत ही आसान है बच्चों, आप लिख सकते हो। अगर आपको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो आप क्या करना है, मुझे लाइव क्लास में इसका प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ये हमारी रिमझिम दूसरी पाठ्य पुस्तक है और ये हमारे इस साल पढ़ाई के लिए है। और ये बच्चों जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे स्कूल अभी सीबीएसई हो गए, आप भी सीबीएसई के एक स्टूडेंट हो, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पाठ्यक्रम में। और बच्चों ये हमारी जो चौथी कक्षा के जो ये पाठ्य पुस्तक है, ये देखो यहाँ रिमझिम चौथी कक्षा के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक, और यहाँ देखिए NCERT की ये हमारी पाठ्य पुस्तक है। तो हम ये इस साल रेफ़र करेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए जो हमारी नई बुक है ना, तो इनमें से हमें यहाँ एक जानकारी के लिए यहाँ QR कोड से संबंध ई सामग्री प्राप्त करने के लिए ये मार्गदर्शिका है। तो इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा बच्चों, जैसे कि हम तो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और लाइव क्लास भी ले रहे हैं। आप जब हम लाइव क्लास लेंगे तो आप हमारे सामने होंगे, हम आपके सामने होंगे, हमें दिखाई देगा, मैं आपको दिखाई दूंगी और आप भी मुझे दिखाई देंगे। तो ये तो हमारा जब लाइव क्लास होगा तो हम एक दूसरे को देख सकते हैं, आपका सवाल आप पूछ सकते हो, मैं पढ़ाती हूँ ये आप देख सकते हो। जो भी कोई आपको समस्या हो तो मैं आपको बताऊँगी। लेकिन जब आप घर पर होते हो, जब हमारा क्लास नहीं होता, शाम के वक्त जब आपके पास सारे क्लासेस ख़त्म होते हैं तो आपके पास कौन है, मोबाइल है। तो बच्चों हमारा मोबाइल एकमेव ऐसा साधन हो गया है कि पढ़ाई के लिए ये एकमेव साधन हो गया है। जैसे कि देखो बच्चों कि कोविड-19 ये जो महामारी आई है, तो इसे हम क्या कर रहे हैं कि स्कूल नहीं आ पा रहे, तो हमें क्या करना है कि ठीक है आप स्कूल नहीं आ रहे तो कोई हर्ज नहीं है। तो हमें क्या करना है, मोबाइल थ्रू हम पढ़ाई कर सकते हैं और बहुत आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके हाथ में तो मोबाइल है, बहुत सारे फंक्शंस है, आपको तो पिछले साल से मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आप मोबाइल द्वारा देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे ही एक जानकारी मैं आपको और दूंगी कि वो है मोबाइल ऐप में ये जो प्ले स्टोर से QR कोड स्कैनर पर इंस्टॉल करके ये खाता खोल सकते हैं। तो देखो ये हमारा मोबाइल होता है और मोबाइल में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बच्चों, पता है आपको। तो उन फंक्शन में से आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर QR कोड आपको टाइप करना है और वो टाइप करने के बाद वो इंस्टॉल हो जाएगा। जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ऐसे ही ये QR कोड स्कैनिंग विंडो को तैयार रखना है। और यहाँ देखो बच्चों, जैसे ही आपका मोबाइल आपके हाथ में होता है और स्कैनर आप यूज़ करते हो, तो ये जो मोबाइल है इसके ऊपर पकड़ना है, ये जो QR कोड है ना इसके ऊपर पकड़ना है और वो स्कैन होता है। और जब वो स्कैन होता है, यहाँ देखो
स्कैन होने के बाद आपको लिंक को सिलेक्ट करना है और जो भी कोई पाठ्य पुस्तक है, देखो ये हमारी चौथी की रिमझिम पाठ्य पुस्तक है, NCERT ऐसे टाइप करना है और लिंक ओपन हो जाता है। लिंक ओपन होने पर वहाँ पर ओपन लिंक पर क्लिक करना है और जब क्लिक करते हो तो जो तुमने जो टाइप किया था, जो पार्ट टाइप किया था, तो वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगा। जैसे देखो बच्चों, जब लाइव क्लास होता है, ऑनलाइन क्लास होता है, तो मैं तो आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन हमारे हाथ में समय की पाबंदी है, हमें उतने समय में ही आपको पढ़ाना ज़रूरी है। तो ये जो पाबंदी है, तो हमें जो टाइम सेट किया है तो इसके हिसाब से हमें जाना ही पड़ेगा। लेकिन आपके हाथ में तो टाइम भर ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि मोबाइल में ये स्कैनर यूज़ कर कर आप अपना लेसन यहाँ पर ओपन कर सकते हो और वो पार्ट आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। तो ये साधन जो है ई सामग्री प्राप्त करने के लिए ये एकमेव साधन है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे बैठे आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है बच्चों। तो ये मैं आपको ये जानकारी अभी दे रही हूँ, तो इसे आप घर में यूज़ करना है। और आप देखिए कि देखो कितने अच्छे से पाठ हमें यहाँ मोबाइल पर आते हैं। तो ठीक है, तो बच्चों यहाँ देखिए ये रिमझिम पाठ जो हमारा सेकेंड टेक्स्ट बुक है, इसकी जानकारी मैंने अभी दी है और इसके पार्ट जो है मैं आपको कल से सिखाऊंगी। तो आज आपको क्या करना है बच्चों की हमारी पहली टेक्स्ट बुक है ना, यहाँ देखिए सुलभ हिंदी रीडर, तो ये हमें क्या करना है, इसकी जानकारी लेंगे। ओके, यहाँ देखिए बच्चों, तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ अनुक्रमणिका, इसे क्या कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं। अनुक्रमणिका में बच्चों पाठ्य पुस्तक में जो भी पाठ आते हैं, कविता आते हैं, तो इसकी जानकारी हमें इन अनुक्रमणिका से आती है। जैसे कि ये पाठ का नाम है और ये पाठ नंबर है और ये पान नंबर है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पहला पाठ कौन से पन्ने पर है, ये हमें पता चलता है। तो हमें गद्य विभाग और पद्य विभाग, ऐसे ही इस पाठ्य पुस्तक में ये 2 विभाग किए गए हैं। गद्य विभाग में पाठ आते हैं और पद्य विभाग में कविता आते हैं। तो इसे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पाठ जो है इस साल हमें पढ़ाई करने के लिए 12 पाठ दिए हैं। कितने? 12 पाठ दिए हैं। 1 से 12 पाठ हमें इस साल पढ़ाई करने के लिए है। और पद्य विभाग में देखो, पद्य विभाग में क्या आती है, कविता आती है और पद्य विभाग में 1 से 7 कविताएं आती है। और ये कौन सी कविता किस पन्ने पर है, ये हमें इस पान नंबर से पता चलता है। तो इस साल हमें पढ़ाई करने के लिए कितने पाठ है ये देखेंगे बच्चों। देखिए गद्य विभाग में पहला पाठ है हमारा मददगार चूहा, दूसरा है जगदीश चंद्र बोस, तीसरा है मूर्ख विद्वान, चौथा है शिवाजी, 5वां है पेड़ की आत्मकथा, 6 बिरबल की खिचड़ी, 7 झांसी की रानी, 8 ईमानदार लकड़हारा, 9 शेख चिल्ली, 10 सूर्य और चांद ऊपर कैसे, 11वां हमारा कैलेंडर, 12 प्रेरक प्रसंग। तो ये हमारे 12 पाठ है। पद्य विभाग में बच्चों पहली कविता है पवन, दूसरी सीप के मोती, तीसरी सच्चे मुसाफिर, चौथी सिपाही, 5वीं चूहों की बारात, 6 चंदा मामा, 7 सरगम और गिनती। तो ये हमारी गद्य और पद्य की पहचान हमारी हो गई है। तो बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ कुछ व्याकरण का भाग दिया है और मैंने तो आपको रिवीजन में ये सारा पढ़ाया है और एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए पुनराभ्यास। पुनराभ्यास में यहाँ पहला है हमारा जोड़ाक्षर। जोड़ाक्षर 2 तरह से लिखे जाते हैं। जोड़ाक्षर 2 तरह के लिखे जाते हैं, आधे व्यंजन के नीचे, आधे व्यंजन के पहले। ऐसे ये व्यंजन में क्या आता है बच्चों, क से श्र तक व्यंजन आते हैं, पता है ना आपको।
तो आधे व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर, जैसे कि यहाँ जो व्यंजन हमारे आते हैं, जैसे न है, ज है, क है, जैसे भी हो, कोई भी हो, क से श्र तक जो भी व्यंजन आते हैं, तो इसके नीचे, यहाँ देखिए ये व्यंजन है, न है, और इसके नीचे हलंत, जैसे देखो यहाँ से छोटी सी लकीर खींची है ना, लकीर खींची है, तो इसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। तो ये क्या है? जोड़ाक्षर का एक प्रकार है, इसे क्या कहते हैं? हलंत कहते हैं। तो जैसे कि देखो हमारा शब्द कौन सा तैयार हुआ? हलंत लगाकर, व्यंजन के नीचे हलंत लगाकर, गणना सजजा चक्कर। तो ये ऐसे हलंत लगाकर ये आए हुए शब्द यहाँ पर हमने देख लिए हैं। तो ये प्रचलित है, जैसे हम अपने वाक्य में ये शब्द डालकर हम लिख सकते हैं, तो ये इसे प्रचलित कहते हैं। और दूसरा देखिए, व्यंजन के पहले आधा व्यंजन लिखकर, आधा व्यंजन, जैसे क से श्र तक व्यंजन आप तो पता है, और लेकिन वो व्यंजन आधा करना है। जैसे देखो कि यहाँ क्या है? क है, तो क को हमने आधा किया, पूरा नहीं लिखा, तो क को आधा किया। जैसे कि यहाँ देखो ये ज है, ज क्या है? ये व्यंजन है, लेकिन ज हमने ये आधा लिखा, तो वैसे ही ये व्यंजन हमें आधे लिखने हैं। जैसे कि यहाँ देखो गन्ना सज्जा चक्कर, तो ये यहाँ आधा व्यंजन यहाँ पर एक दूसरे को हमने ये जोड़ दिया है, इसीलिए इसे जोड़ाक्षर कहते हैं, और ये मानक रूप है। वैसे ही बच्चों और एक जानकारी आपको देनी है। जोड़ाक्षर लिखते समय जिस व्यंजन का उच्चारण पहले करते हैं वह आधा लिखा जाता है। देखो बच्चों, जोड़ाक्षर लिखते समय जिस व्यंजन का उच्चारण पहले करते हैं वह आधा लिखा जाता है। जैसे कि व्यवसाय, तो ये व और य, तो व्यंजन का उच्चारण हमने आधा किया क्योंकि वो व है। जैसे कि यहाँ देखो ये व है, लेकिन हमें यहाँ सूचना क्या दी है? व्यंजन का उच्चारण पहले करते हैं वह आधा लिखा जाता है। जिस समय हम व्यंजन लिखते हैं ना, तो वो उच्चारण करते हैं तो वो आधा, ये व्यंजन पूरा है, लेकिन हम ये शब्द लिख रहे हैं व्यवसाय, तो हम उस व्यंजन को आधा लिखेंगे, जैसे कि ऐसे, और वो य को जोड़ेंगे। तो कौन सा शब्द है हमारा तैयार हुआ? व्यवसाय, त्योहार, घमंड और बस्ता। तो इसे जोड़ाक्षर कहते हैं। यहाँ देखिए, पहले अक्षर के बाद वाले अक्षर पर आधे र, यानी यहाँ इसे क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं, रेफ। तो पहले अक्षर को छोड़कर दूसरे अक्षर के ऊपर ये रेफ, यानी इसे कास प्रकार लगाया जाता है, उसे यहाँ देखिए ये ऐसे, तो उसे क्या कहते हैं? रेफ कहते हैं। जैसे कि हमारे शब्द में ऐसे बहुत सारे रेफ वाले शब्द आते हैं। जैसे देखो यहाँ कर्म, सुवर्ण, हार्दिक, धर्म आदि, ऐसे यहाँ पर देखिए, लेकिन पहले अक्षर के बाद वाले अक्षर पर, यहाँ देखो पहला ये व्यंजन है, लेकिन बाद वाले अक्षर पर रेफ लगाया है। पहले अक्षर छोड़कर बाद वाले अक्षर पर रेफ का चिन्ह लगाया है। धर्म, पहला अक्षर छोड़कर म के ऊपर रेफ का चिन्ह लगाया है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो रेफ शब्द से तैयार होते हैं। ठीक है, तो इसकी जानकारी हमने ले ली है। इसके बाद हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, पदार्थ आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे भी कोई व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, भाव का नाम हो या पदार्थ का नाम हो, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि श्वेता एक व्यक्ति का नाम है, जैसे वो व्यक्ति पुरुष जाति का हो, स्त्री जाति का हो। पुस्तक, शाला, प्रसन्नता, सोना आदि, इसे क्या कहते हैं? संज्ञा। वचन किसे कहते हैं? वचन शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं। जो भी रूप हो, जिस शब्द से
संख्या, संख्या यानी क्वांटिटी का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में सिर्फ एक, यानी ये क्या है, एक पेंसिल है, तो ये क्या है, एक वचन है, सिर्फ एक पेंसिल। तो पेंसिल, लड़की, आँख, कपड़ा आदि। बहुवचन में ये पेंसिल, ज़्यादा पेंसिल, एक से ज़्यादा, क्योंकि संख्या ज़्यादा हो तो वो बहुवचन, एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि पेंसिलें, लड़कियाँ, आँखें, कपड़े आदि। ओके, अब देखेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? व्याकरण में जाति को लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में दो लिंग है। व्याकरण में जाति को यानी जेंडर, इंग्लिश में इसे जेंडर कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के भी दो प्रकार है, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो भी कोई हो तो उसे कौन, पुरुष जाति का बोध होता है तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि लड़का, बंदर, आदमी, शेर आदि। जो भी हो, जैसे प्राणी हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, वो पुरुष जाति का उसे बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे स्त्री जाति का बोध होता है, जैसे कि कोई भी हो, जैसे व्यक्ति हो या पशु पक्षी हो, फल हो, तो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे कि लड़की, बंदरिया, औरत, शेरनी आदि। ओके, इसके बाद हम देखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के पहले काम आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, आप, वे, वह, कौन, क्या, कोई, जो, स्वयं, खुद आदि। तो ये संज्ञा के बदले काम आता है। जैसे मैं मतलब मैं कोई भी हूँ, जैसे कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, या मेरा नाम कोई सीता, गीता जैसे भी हो, तो ये क्या है? इसे संज्ञा के बदले, जैसे कि यहाँ पर नाम न लेते हुए मैं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के बदले काम आए उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज देखिए, यहाँ विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण, विशेषण जो भी कोई जो भी कुछ भी हो तो उसकी विशेषता बताना चाहिए। विशेषता, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे कि देखो, काली बिल्ली, बिल्ली तो बहुत सारी होती है, तो काली, सफ़ेद ऐसे बिल्ली होती है ना, तो उसे विशेषण कहते हैं, क्योंकि उसकी विशेषता है ना काली या सफ़ेद। तो काली बिल्ली ये बिल्ली की विशेषता है, तो इसीलिए काली बिल्ली, तो इसे क्या कहते हैं? विशेषण। पीली साड़ी, साड़ी तो बहुत सारी होती है बच्चों, हर प्रकार की साड़ी होती है, लेकिन साड़ी में से पीली, ये पीला कलर है ना, ये क्या है? विशेषता बताते हैं। जैसे कि लाल साड़ी हो, हरी साड़ी हो, नीली साड़ी हो, पीली साड़ी हो, तो साड़ी तो बहुत सारी होती है, लेकिन पीली ये इसकी क्या है? विशेषता है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। मोटा लड़का, लड़के तो बहुत सारे होते हैं, छोटे बड़े, जैसे कि कद में छोटे हो, बड़े हो, मोटे हो, पतले हो, तो ऐसे बहुत सारे लड़के होते हैं। तो इसमें मोटा लड़का, लड़का कैसा है? मोटा है, तो मोटा ये इसकी क्या है? विशेषता है। जैसे कि यहाँ पर पतला होता है ना, पतला भी चलता है क्योंकि ये लड़का है, लेकिन वो कैसा है? पतला है। ये पतलेपन इसके क्या है? विशेषता है, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं।
ओके। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जो भी हम काम कर रहे हैं ना, तो वो क्रिया होने का काम जब होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, नाच रही हूँ, खेल रही हूँ, खा रही हूँ, सो रही हूँ, जो भी कुछ हो, तो ये कार्य होने का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ देखिए काल, काल का अर्थ होता है समय। जैसे जाएंगे, आएंगे, आया, जाया, गया, सोया, ये कोई इसे समय ही बताता है। तो ये शब्द क्रिया के होने का समय बताता है। काल के प्रमुख 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल आज, भूतकाल बीता हुआ काल, भविष्य काल आने वाला काल। वर्तमान काल में मैं आम खाता हूँ, ये खाने की क्रिया अभी हो रही है, तो वो आज की क्रिया है, तो ये खाता है, तो ये वर्तमान काल। भूतकाल मैंने आम खाया, बीता हुआ काल, खाया बीता हुआ काल, तो वो भूतकाल, भूतकाल में उन्होंने खाया है। भविष्य काल मैं आम खाऊंगा, आने वाला काल, वो आम खाएगा लेकिन पता नहीं कब खाने वाला है, ये क्या है? आने वाला काल, तो उसे क्या कहते हैं? भविष्य काल। काल, समय की सूचना काल से मिलती है। जो बीत गया वह कल, जो है वह आज, और जो आएगा वह कल। मैं और मैं का अंतर समझना है। जैसे कि मैं पाठशाला जाऊंगा, पाठशाला में आज खेल प्रतियोगिता है, तो यहाँ मैं और मैं की का अंतर हमें समझाना है। मैं पाठशाला जाऊंगा क्योंकि ये संज्ञा के पहले आने, संज्ञा के बदले आने वाला ये क्या है? सर्वनाम है। तो मैं पाठशाला जाऊंगा, यहाँ पर कोई राम शाम भी चलेगा, राम पाठशाला जाएगा, शाम पाठशाला जाएगा, लेकिन यहाँ हमें सर्वनाम का प्रयोग करना है। जैसे कि मैं, संज्ञा के बदले ये काम आया है ना, मैं, तो ये मैं पाठशाला जाऊंगा, तो ये यहाँ जो संज्ञा के बदले वो काम आया है, इसलिए मैं। पाठशाला में आज खेल प्रतियोगिता है, तो यहाँ पाठशाला, पाठशाला यानी क्या? यहाँ पाठशाला, तो ये सबकी पाठशाला होती है, तो यहाँ पर्टिकुलर एक वचन नहीं होता। जैसे कि यहाँ एक वचन है, यहाँ तो बहुवचन है। पाठशाला में आज खेल प्रतियोगिता है। तो यहाँ देखिए मुहावरा, सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ बताए उसे, उस वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे को तैसा, जो जैसा आचरण करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। विराम चिन्ह, थोड़ी देर रुकना, अल्प विराम। यहाँ देखो ये अल्प विराम, जब हम पूरा वाक्य जब लिखते हैं और थोड़ा रुकते हैं तो यहाँ अल्प विराम दिया जाता है। अधिक देर रुकना, पूर्ण विराम। जैसे कि फुल स्टॉप कहते हैं ना, हिंदी में पूर्ण विराम ऐसे लिखते हैं बच्चों, समझ रहे हो? हिंदी में इसे पूर्ण विराम, जब हमारा वाक्य पूरा हो जाता है तो यहाँ पूर्ण विराम देना चाहिए। जैसे हम हिंदी में इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं ना, जब कोई वाक्य पूरा होता है तो फुल स्टॉप देते हैं, तो वैसे ही पूर्ण विराम यहाँ हिंदी में ऐसे लिखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, जब कोई सवाल पूछे या कोई वाक्य में सवाल हम डालते हैं तो उसके आगे ये प्रश्न चिन्ह दिया जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह। समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द इसे कहते हैं। शब्दों के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी समान अर्थ वाले शब्द, प्यार, प्यार का समानार्थी यानी क्या करना है? इसे समान अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, प्यार, प्रेम, स्नेह, ये समानार्थी शब्द। अगर, यदि। शिक्षक को अध्यापक कहते हैं, यानी शिक्षक का समानार्थ प्रकट करने वाला शब्द अध्यापक है। इसके बाद विरुद्धार्थी शब्द, अपोजिट वर्ड्स।
शब्दों के विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्द विरुद्धार्थी, इसे विलोम शब्द भी कहते हैं। जो भी कोई शब्द हो उसका विरोध अर्थ प्रकट करना चाहिए। जैसे कि देखो जमीन आसमान, यहाँ विरोधी अर्थ यानी यहाँ पर ये चिन्ह दिया है ना ऐसा, तो कोई भी विरुद्धार्थी शब्द लिखते समय यहाँ शब्द का विलोम शब्द जब हम लिखते हैं तो यहाँ इसके बीच में ये चिन्ह डालना ज़रूरी है। जैसे कि जमीन आसमान, प्रातः सायंकाल, अच्छा बुरा, गलत सही। ठीक है, तो बच्चों यहाँ तक हम रुकते हैं और मैं कल आपको नया पाठ सिखाऊंगी। तो जैसे मैंने ये आज आपको व्याकरण का पाठ पढ़ाया ना, तो आपको क्या करना है कि ये पूरा व्याकरण आप अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों।